नमस्ते। हम लोग शुरू कर रहे हैं कक्षा 9 का विज्ञान क्लास 9th का साइंस चैप्टर नंबर 1 अध्याय 1। इस चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ओके, तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले इसको एक एक सेंटेंस और एक एक वर्ड्स को हम लोग पढ़ के समझेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, नोट्स लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कौन से नंबर पर? मैं आप लोग को दे रहा हूँ अभी, राइट? चैनल पर भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप लोग निकाल सकते हो। 8292027567। आप जो है इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं नोट्स के लिए। कैसे नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा मैं? जैसे ये चैप्टर है, इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा और आप इस चैप्टर का नोट्स मेरे से ले सकते हैं मुझसे। ओके, पहला चैप्टर का नोट्स बिल्कुल फ्री होगा। आप देखो कैसे मैं नोट्स दे रहा हूँ, कैसे आपको समझ में आ रही है। ओके, उसके बाद जब हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, फिर उस दूसरे चैप्टर का आप लोग नोट्स ले सकते हैं। बस उसके बाद जो नोट्स होगा वो थोड़ा सा पे करना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं, 5 से 7 रुपये एक नोट्स का आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, रीज़न ये है कि थोड़ा सा मेहनत लगता है, तो अगर आप थोड़ा सा हेल्प कर, अगर आप लोग थोड़ा सा दे देते हो तो थोड़ा मेरा क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। अगर एक बच्चे एक नोट्स में आप हमें 5 रुपये देते हो, सपोज करते हैं यदि आप 100 बच्चे मुझसे नोट्स ले रहे हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, मेरे पास 500 रुपये हो जाएंगे, जो मुझे बहुत हेल्प हो जाएगा, है ना। आपके लिए 5 रुपये कोई मायने नहीं करता है, लेकिन मेरे लिए बहुत मायने रखेगा। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या कहा, एक एक सेंटेंस और एक एक वर्ड्स को पढ़ेंगे और समझेंगे। इसको कर लेता हूं मैं जूम, ताकि पढ़ने में समझने में ज़्यादा अच्छी तरह से आप इसको देख पाओ, राइट। चलो, ये हम लोगों ने बड़ा कर लिया। तो इसमें क्या कह रहा है देखेंगे कि आपने अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं, एकदम बिल्कुल नज़र आती है। जब हम अपने चारों ओर नज़र दौड़ाते हैं तो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हमें नज़र आती हैं, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। आकार अलग होते हैं, आकृति अलग होते हैं, बनावट अलग, सबके अलग अलग होते हैं। आकार मतलब कोई छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं, कोई बहुत बड़े होते हैं। आकृति दिखने में कैसा है ना, तो सब दिखने में अलग अलग होते हैं। और उसका बनावट भी अलग अलग होता है, जब हम अपने चारों ओर आसपास की नजरों वस्तुओं को देखते हैं। तो अब कहता है इस विश्व में इस पूरे संसार में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु, जितनी भी चीजें हैं, वो जिस चीज से बनी होती हैं उसे वैज्ञानिकों ने क्या कहा, पदार्थ कहा। मान लेते हैं मेरे पास ये स्टाइलस है, इसे हम स्टाइलस बोलते हैं, साधारण सी भाषा में पेन मान लेते हैं ना। तो ये पेन जिस चीज से बनी है वो क्या है, पदार्थ है। ये भी पदार्थ है। क्लियर? कहता है जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जिस हवा में हम श्वास लेते हैं यानी हवा भी पदार्थ है। जो भोजन हम खाते हैं, मतलब भोजन भी पदार्थ है। पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद, यही लिखा होगा, है ना।
यहां तक कि पानी की एक बूंद या फिर रेत का एक कण, पानी का चाहे एक बूंद हो या फिर रेत का एक कण, रेत कहते हैं बालू को, बालू का एक कण क्यों ना हो, ये सारे के सारे क्या है, पदार्थ है, ये सभी पदार्थ हैं। क्लियर? तो ध्यान देने योग्य बात यह भी है, क्या है कि ऊपर लिखी जितने भी हम लोगों ने पदार्थों का नाम लिया, उन सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान मतलब वजन होता है, उसका भार होता है, नहीं एकदम होता है। हवा का भी भार है, हवा का भी वजन है, पानी का भी वजन है, बादल का भी वजन है, तारे हो, आकाश में हम देखते हैं बहुत तारे बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनके भी वजन होते हैं, सारे के सारे, यहां तक कि हवा का तो बात कर ही लिया है ना। और कहता है और ये कुछ स्थान घेरती है, और ये सभी वस्तुएं कुछ न कुछ स्थान घेरती है। स्थान घेरने को हम उन्हें आयतन कहते हैं, अर्थात उसका आयतन भी होता है। ये हमारे पास पेन ले लेते हैं, तो इस पेन का वजन है, भार है, द्रव्यमान है, साथ में ये कुछ न कुछ जगह भी घेरती है, तो हम इसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, क्या समझा हम लोगों ने? इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस चीज से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ कहा। एक बात और ध्यान देने वाली बात हम लोग को यह है कि जितने भी वस्तुएं हैं उन सब में द्रव्यमान होता है, वजन होता है, भार होता है। भले ही हमें महसूस ना हो, जैसे हवा, हवा वैसे हमें महसूस नहीं हो रही कि इसमें वजन है, भार है, हम ऐसे हाथ ऐसे किए तो हथेली पर भी हवा है, हमें एहसास नहीं हो रहा है कि भार है, वजन है, नहीं पता चल रहा है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें भार नहीं है। और ये कुछ ना कुछ जगह भी घेरती है। अब कहोगे सर इसमें भार कैसे है? देखो जगह तो घेरती है, ये आपको तो पता है, जगह घेरती है, ये पता है ना। हवा, जैसे एक बैलून ले लेते हैं या गाड़ी वगैरह चलाते हैं, आजकल तो गाड़ी चलाते हैं ना, मोटरसाइकिल तो चलाते ही होंगे या साइकिल तो चलाते ही होंगे। साइकिल का टायर में ट्यूब में यदि पंचर हो जाए तो क्या हो जाएगा? पिचक जाएगा, टायर पिचक जाएंगे ना, फिर साइकिल चला पाएंगे या मोटरसाइकिल चला पाएंगे? नहीं पाएंगे। तो मोटरसाइकिल के ट्यूब में हम क्या कर देंगे? हवा भर देंगे, तो क्या हो जाएगा? वो फूल जाएगा। इसका मतलब हमने हवा डाला, वो क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो हवा डाला तो वो हवा क्या हुआ? जगह घेरा ना, जगह घेरा मतलब आयतन हुआ इसका, है कि नहीं? अच्छा, इसमें वजन होता है कि नहीं होता है? तो आप क्या करो, उस ट्यूब को, मोटरसाइकिल का ट्यूब ले लोगे तो ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आप मोटरसाइकिल का ट्यूब को तौल लो, माप लो, खाली बिना हवा वाला, उसके बाद फिर हवा भर के फिर आप माप के देख लेना, वजन का पता चल जाएगा। तो हवा में भी वजन होता है, और ये क्या करते हैं? ये स्थान भी घेरती है। जैसे बैलून, गुब्बारा ले लेते हैं, गुब्बारा ऐसे लिए और मुंह से फूंक मारे और वो फूल गया। तो गुब्बारा फूलने का मतलब क्या हुआ? हमने हवा डाला तो गुब्बारा फूल गया। इसका मतलब हवा गुब्बारे के अंदर उतना जगह घेर लिया, अर्थात हवा में आयतन हुआ, है ना। किसी वस्तु का जगह घेरना आयतन कहलाता है, कुछ न कुछ जगह घेरना। हाँ, भले ही हम बैलून में हवा जो भरे उस हवा को तौलेंगे तो हमें उसकी माप दिखाई नहीं देगी, क्योंकि आम तराजू उस वजन को नहीं माप सकते, है ना। लेकिन वजन होता है। जैसे मान के चलते एक तिनका ले लेते हैं, एक पुआल, छोटा सा पुआल ले लेते हैं और उसको तराजू में डाल देंगे, तो क्या उसकी माप को दिखाएगा तराजू? अगर नहीं दिखाएगा तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि उसका वजन नहीं है? वजन है ना। अब जैसे मान के चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं,
एक पेपर लेते हैं और उसको एक कागज को फाड़ के और उसको तराजू में डाल देंगे, वजन तो दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या इसका वजन नहीं होगा? वजन होगा। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। आगे कहां बढ़ेंगे? कहते हैं प्राचीन काल से ही। कब से? प्राचीन काल से। प्राचीन काल बोले तो पुराने जमाने से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने, भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने, कौन से दार्शनिक? प्राचीन, ये समझ लो पुराने जमाने के वैज्ञानिकों ने। ठीक है, प्राचीन दार्शनिक, और आजकल के वैज्ञानिकों को हम लोग आधुनिक वैज्ञानिक कहेंगे। और जहां भी संक्षेप में हम समझेंगे ऐसे समझ सकते हैं कि प्राचीन दार्शनिक बोलेंगे तो पुराने जमाने के वैज्ञानिक, ऐसा कह दो चलेगा। ठीक है, हाँ, तो प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया। पहले जमाने के वैज्ञानिकों ने पदार्थ को कितने तत्वों में वर्गीकृत किया? 5 तत्वों में वर्गीकृत किया। और इन्हें जिसे पंच तत्व कहा गया। इन 5 तत्वों को क्या कहा? पंच तत्व। ये पंच तत्व क्या क्या हैं? ये पंच तत्व हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। इनके अनुसार, चलो आगे पढ़ लेते हैं। उनके अनुसार, किनके अनुसार? प्राचीन दार्शनिकों के अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से, कौन कौन से? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, इन्हीं पंच तत्वों से, इन्हीं 5 तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। चाहे हम सजीव हों या फिर निर्जीव, जैसे ये पेन ही क्यों ना हो, ये सारे के सारे इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये किनका मानना था? प्राचीन दार्शनिकों का, या ये कहें कि पुराने जमाने के वैज्ञानिकों का, है ना। चलो अब कहता है उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने, यूनानी दार्शनिक मतलब यूनान के दार्शनिकों ने, जैसे हमारे देश भारत के दार्शनिक को हम कहेंगे भारतीय दार्शनिक, वैसे ही यूनान के दार्शनिकों को हम कहेंगे यूनानी दार्शनिक। तो उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है, जिस प्रकार से हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने, भारतीय दार्शनिकों ने वर्गीकृत किया था। कैसे वर्गीकृत किया था? 5 तत्वों में वर्गीकृत किया था। वो 5 तत्व कौन कौन से हैं? तो वायु से शुरू करेंगे। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। वायु हवा हो गया, पृथ्वी धरती हो गया, है ना, अग्नि आग हो गया, जल तो समझते हैं पानी, और आकाश। इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर सभी वस्तुएं बनी होती है। और वही मानना था यूनान के दार्शनिकों का भी उस समय। अब कहता है आधुनिक वैज्ञानिकों ने, आधुनिक बोले तो आजकल के वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। आजकल के आधुनिक वैज्ञानिकों ने, आजकल के वैज्ञानिकों ने पदार्थ को 2 तरह से वर्गीकृत किया है, भौतिक गुणधर्म के आधार पर और रासायनिक प्रकृति के आधार पर। या हम प्रकृति को गुणधर्म ही कह दे तो भी चलेगा। ठीक है, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर जो है
दो तरह से वर्गीकृत किया अर्थात बांटा। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। इस अध्याय में ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का क्या नाम है? हमारे आसपास के पदार्थ। इस अध्याय में हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। वो किसके आधार पर? तो भौतिक गुणों के आधार पर। अच्छा, भौतिक क्या होता है? भौतिक और रासायनिक को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। भौतिक क्या होता है? जो हमें आंखों से दिखाई देते हैं, रंग रूप कैसा है वो हम लोग को जो सामने आंखों से दिखाई देता है वो हमारा हो गया भौतिक। रासायनिक वो अंदरूनी मामला, हम ऐसे समझेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर आप पानी को ले लो, पानी क्या है? द्रव है, तरल है, तरल है ना, लिक्विड है। पानी क्या है? लिक्विड है, पिघला हुआ, इसको क्या बोलेंगे? लिक्विड बोलते हैं, द्रव बोलते हैं। पानी है तो हमें सामने नजर आ रहा है भौतिक, उसकी जो भौतिक अवस्था है वो है द्रव। वो क्या है? द्रव है। क्लियर? अब एक और चीज ले लेते हैं, केरोसिन तेल ले लेते हैं, या पेट्रोल ले लेते हैं, या फिर डीजल ले लेते हैं। ये भी द्रव है, दोनों ही द्रव है। तो भौतिक अवस्था, भौतिक जो स्वरूप है, हम जो सामने देख रहे हैं, दोनों ही तरल है, लेकिन दोनों के रासायनिक गुण अलग अलग हैं। पानी भी तरल है और पेट्रोल भी तरल है, या ये कहें डीजल भी तरल है। पानी आग को बुझा देती है और पेट्रोल आग को बढ़ा देती है। दोनों के गुणों में अंतर है। पानी आग को बुझा देती है और पेट्रोल आग को बढ़ा देती है ना? भौतिक अवस्था दोनों का सेम है, लेकिन उनका जो अंदरूनी बनावट है, पानी किस तरह से बना और डीजल या फिर पेट्रोल किस तरह से बना हुआ है, उसकी संरचना वो कैसे है, किस तरह से बना हुआ है, तो हम सीधा सा समझेंगे कि बाहर का जो दिखावटी है वो हमारा भौतिक हो गया और अंदर का जो मामला है वो हो गया रासायनिक। इतना तो समझ में आ गया? ठीक है, तो इस अध्याय में हम पदार्थ के भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, पदार्थ के बारे में ही पढ़ेंगे, और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर, यानी रासायनिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थों के बारे में आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। क्लियर? इतना समझ में आया? मेरे ख्याल से समझ में तो आया ही होगा, है ना? चलो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, अब दूसरी पार्ट में जाएंगे। चलो सबसे पहले हम लोग, चूंकि हम लोगों ने कहा कि इस अध्याय में पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, किस आधार पर? भौतिक गुणों के आधार पर। तो चलो पहला पॉइंट में आते हैं, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ का भौतिक स्वरूप कैसा होता है? तो इसमें दिया है पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? कणों से मिलकर बना होता है। क्लियर? पढ़ के देखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने वादा किया है कि एक एक वर्ड्स को, एक एक सेंटेंस को पढ़ेंगे ताकि हम लोग ज्यादा समझ सके, है ना? तो बहुत समय तक, क्या कहा? बहुत समय तक जो है पदार्थ की प्रकृति के बारे में, पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो, याद रखना, दो विचारधाराएं प्रचलित थी। दो विचार था। कौन कौन सी? एक विचारधारा का यह मानना था, क्या मानना था? कि पदार्थ जो है लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं। अब ये मान के चलते हैं ये लकड़ी है, लकड़ी का टुकड़ा काट दिया तो ये लकड़ी जिस तरह से ये कंटिन्यू है, सतत है, इसी तरह जो है पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, कंटिन्यू होते हैं, अनवरत होते हैं।
ठीक है। परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ जो है रेत की तरह के कणों से मिलकर बने हैं। एक का मानना था कि नहीं, पदार्थ जो है वो जैसे रेत के कण होते हैं, बालू के जो कण होते हैं, इसी तरह से पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। जैसे ये हमारा पेन ही क्यों ना हो जाए, ये भी जो है कणों से मिलकर ही बना होता है। दो विचारधारा है। एक का मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, ये कणों से मिलकर बना नहीं होता है। दूसरा का मानना था कि नहीं, ये कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो चलो अब देखो, अब ये कणों से मिलकर बना है या नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, कहते हैं आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में हम लोग क्या करते हैं, पता लगाते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या कहा। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में ये निर्णय करते हैं कि ये सतत हैं या कणों से बने हैं। ये सतत है या फिर कणों से बने होते हैं, इसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, एक क्रियाकलाप करेंगे। ओके, क्या करेंगे, क्रियाकलाप करेंगे। चलो क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप 1.1 में क्या है वो समझते हैं। चलो ये रहा हमारे पास क्रियाकलाप 1.1। इसमें क्या कह रहा है, कहता है कि आप जो है ना एक 100 ml का बीकर लें। 100 ml का क्या लेना है, बीकर लें। आप चाहो तो बीकर ले लो, या प्लास्टिक का ग्लास ले लो, या कांच का ग्लास ले लो। कांच का ग्लास देखेंगे तो वो थोड़ा मोटा होता है ना। अब बीकर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बीकर कैसा, ये प्लास्टिक का होता है, जैसे मग वगैरह होता है ना, इस तरह से। ठीक है, ये लैब में होगा। ये हमारा क्या हो गया, बीकर हो गया। एक 100 ml का क्या कर लेंगे, बीकर ले लेंगे। कहता है इस बीकर को क्या करना है, जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें। हम क्या करेंगे, आधा बीकर जल भर लेंगे और कहां तक भरा उसको निशान लगा देंगे। मान के चलते हैं कि हमने यहां तक भरा, तो इसको क्या कर देंगे, यहां निशान लगा देंगे। कैसे, आप मार्कर से निशान लगा दो या किसी और से, जल के स्तर को कि हमने कितना जल उसमें भरा। सिंपल है भाई बात। चलो अब कहते हैं दिए गए नमक या शर्करा को, दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल लें। क्या मतलब है, अब क्या करना है हमें, 1 चम्मच नमक या फिर शर्करा, शर्करा माने चीनी, आप चाहो तो नमक लो या फिर चीनी लो। ठीक है, हमें क्या करना है, इसमें डाल देना है। अच्छा इसको ऐसे समझो, मान के चलते हैं हमने इतना पानी डाल दिया, आधा बीकर डाल दिया। अगर इसमें हम एक पत्थर ले लेते, छोटा सा एक पत्थर ले लेते हैं, पत्थर अगर इसमें डालें तो पानी जल का स्तर ऊपर आएगा। जितना बड़ा पत्थर होगा उतना ही पानी ऊपर जाएगा कि नहीं, एकदम जाएगा। एक कहानी तो सुने ही होंगे, एक काला कौवा था। क्या था, एक काला कौवा था, घड़े में पानी कम था, है कि ना। कौवे को प्यास लगी तो क्या क्या बेचारा, कौवे ने डाला कंकर, घड़े में कौवे ने डाला कंकर तो पानी आया ऊपर, याद है। तो वही बात, तो हम यदि कंकर डालें, जितना बड़ा वो कंकर होगा उतना पानी तो ऊपर आएगा ही आएगा। क्लियर है, इतना क्लियर है। तो देखो, अब देखो इसका क्या मतलब है, जब हमने 1 चम्मच नमक या फिर चीनी को हम आराम से जब इसके पेंदी में डाल देंगे तो उतने ही पानी, जितना हमने डाला उतना पानी ऊपर उठेगा, निश्चित से उठेगा। ठीक है भाई, जो भी उठेगा तो हम उसको निशान नहीं लगाएंगे। अब क्या करेंगे, हम
कांच की छड़ की सहायता से, कांच का छड़ लेंगे। कांच का छड़ लेने के लिए क्यों कहा? क्योंकि कांच का जो छड़ है वो पानी को सोखेगा नहीं और पानी को उठाएगा नहीं, है ना। क्या, जब हम उसको घोलेंगे, घोलने के बाद अच्छे से जब उस कांच के छड़ को निकालेंगे तो किंचित मात्र भी, है ना, पानी बाहर नहीं आएगा। आएगा? नहीं आएगा। तो कहता है इसको जो ना अच्छे से घोल लेना है। क्या करना है? कांच की छड़ की मदद से घोल लेना है। चलो भाई, घोल लिया हम लोगों ने। अब कहता है जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। अब आपको देखना है क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? क्या पानी बढ़ा या पानी घटा, या पानी जैसे का वैसे ही है? तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हमने पानी डाला, सॉरी, पानी में हम लोगों ने नमक या फिर चीनी को मिलाया, ठीक है, मिलाया ना। जब मिलाएंगे, जब डालेंगे तो पानी का स्तर थोड़ा सा ऊंचा उठेगा, क्योंकि जैसे कंकर हमने डाला तो पानी का स्तर ऊंचा उठेगा। जितना बड़ा कंकर उतना पानी थोड़ा सा ऊपर उठेगा। ठीक उसी तरह से इसमें भी जब हमने मिला दिया तो मिलाने के बाद जो है, और वो जल का जो स्तर है वो ऊपर नहीं जाएगा। तो कहता है, क्या कहता है कि हाँ, बदलाव पर आप ध्यान दीजिए। कहता आपके अनुसार हम जब ध्यान देंगे तो जल का स्तर ऊपर नहीं जाएगा, जितना जल है उतना ही रह जाएगा। तो नमक या फिर शर्करा का क्या हुआ? ये कहां गायब हो गए? ये कहां गायब हो गए? प्रश्न तो बनता है। हमने पत्थर डाला, वो तो घुलेगा नहीं, नहीं घुलेगा तो उतना ऊपर तो आएगा। अब जब हमने नमक या शर्करा डाला तो वो पूरा क्या हो गया? घुल गया। तो गया कहां? या तो पानी को थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए था, ठीक है घुल गया, थोड़ा सा पानी ऊपर आना चाहिए था, नहीं। जैसे अगर हमने जितना पानी दिया उसमें अगर 1 चम्मच पानी डाल देता तो पानी का स्तर ऊंचा उठता, उसको चाहे हम हिलाए या कुछ भी करें ऊपर तो आएगा ही जब हम पानी डालेंगे तो 1 चम्मच पानी ना डाल करके 1 चम्मच हमने नमक या शर्करा को डाल दिया। तो 1 चम्मच नमक या शर्करा को डाला तो वो गया कहां? वो गया कहां? गायब हो गया। तो गायब कहां हुआ? तो इसी से हम लोग पता लगाएंगे। देखो, क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? तो हम देखेंगे जल के स्तर में कोई बदलाव नहीं आता है, ठीक है। दूर हो गया। कोई बदलाव नहीं आता है, ठीक है। चलो इसको यहां हम लोग समझ लेते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। अब इस पर हम लोग विचार करते हैं। तो क्या हुआ, जब हमने घोला तो ये जो नमक है या फिर चीनी है ये छोटे छोटे कणों में और विभाजित हो गया। ये तो खुद छोटे छोटे टुकड़ों में है, जब उसको हमने घोल लिया ना तो वो और विभाजित हो गया और टुकड़ा हो गया, ठीक है। नमक या शर्करा और भी टुकड़े हो गए, काफी छोटे छोटे उसके कण हो गए। अब उसके जो कण है वो कण पानी के कणों के बीच में क्या हो गया? समा गया। जैसे देखो, पानी का कण, ये हमारा पानी का कण है मान के चलते हैं, ये हमारा क्या है? ऐसे पानी का कण है, ठीक। अब इस पानी के कण के अगर नीचे अगर कोई कण आता है तो पानी का स्तर ऊपर जाएगा। मान के चलते हैं यहां हमने कंकड़ डाल दिया तो पानी का स्तर ऊपर जाएगा, क्या। अब हमने यहां पानी न डाल करके, कंकड़ न डाल करके हमने जब चीनी डाला तो चीनी को जब हमने पूरा घोल दिया तो चीनी के जो छोटे छोटे कण है वो पानी के कणों के बीच में जो खाली जगह है उन जगहों में जाकर के वो घुस गया। जब वो घुस गया तो क्या होगा? अब क्या होगा? क्या पानी का स्तर ऊपर उठेगा? नहीं उठेगा, है ना। तो कहता है उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई
नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई है, जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। चलो हम लोग चित्र को भी देख लेंगे ताकि बहुत ही आसानी से और अच्छे से हम लोग को समझ में आ जाए। ये देखो हमारे पास ये चित्र है, मौजूद है। यहाँ देखो, इस चित्र में हम लोग को बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। ये हम लोगों ने बीकर ले लिया, ठीक है। इस बीकर में हमने जल डाल दिया। कहता है कि लाख गुना आवर्धित किए गए जल के कण, जब हम जल को लाख गुना आवर्धित कर देंगे, आवर्धित मतलब जैसे जूम करना, क्या करना, जूम करना। हम यहाँ क्या करते हैं, इसको ऐसे जूम करते हैं। ऐसे जब जूम करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। इसको कहते हैं आवर्धित होना, जूम करना। समझा गया, कोई दिक्कत? तो इस तरह से हम इसको जब और जूम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, और बड़े होते जाएंगे। समझ में आया? तो ऐसे ही जब हम जल के कणों को लाख गुना आवर्धित कर देंगे, कितने गुना, लाख गुना आवर्धित कर देंगे, तो क्या होगा, इस जल के कणों के बीच रिक्त स्थान को दिखाई देंगे। अब हमने क्या किया, इसमें नमक या शर्करा को जब मिलाया, क्या क्या मिलाया, घोल दिया, तो क्या हुआ, इसके जो कण हैं ये और छोटे छोटे कणों में विभाजित हो गया, और वो क्या हुआ, पानी के कणों के बीच में जाकर के समा गया। जब पानी के कणों के बीच में चला गया तो हमें इससे क्या होगा, जल के स्तर जो है नहीं उठेगा, हमें ये स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ठीक है, यहां लिखा हुआ भी है, जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में, जल के कणों के बीच खाली जगह होता है, जल के कणों के बीच खाली जगह होता है। जैसे ये हमारा जल का कण है ना, ऐसे जल के कण है, तो इसके बीच में खाली जगह है, तो इसमें जाकर के वो क्या हो जाते हैं, समा जाते हैं, घुस जाते हैं, तो रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि वाकई जो है पदार्थ के जो कण, पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना होता है। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे और पढ़ेंगे। ओके।